हेलो व्यूअर्स, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का विषय है स्कूलों का विलय। दरअसल ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर नीति आयोग सीक्स लार्ज स्केल स्कूल मर्जर्स टीचर ट्रेनिंग ओवरहॉल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन से सीख शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट उपस्तरीय और अपर्याप्त संसाधन वाले स्कूलों, बड़े पैमाने पर शिक्षक के खाली पदों, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, प्रासंगिक मातृभाषा जैसे मुद्दों, शिक्षा विभागों में शासन संरचनाओं को मजबूत करने और आगे बढ़ने का संभावित रास्ता सुझाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब SATHE यानी साथी प्रोजेक्ट राज्य में कठोरता से क्रियान्वित किया गया तो स्कूलों में नामांकन में सकारात्मक परिणाम मिले। इतना ही नहीं, राज्यों के खर्चों में कटौती भी हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नीति आयोग की सिफारिशों के बाद झारखंड में 4,380 स्कूलों का विलय किया गया। इससे 400 करोड़ रुपए की बचत हुई। इसलिए रिपोर्ट में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की सिफारिश करते हुए छोटे और कम नामांकन वाले स्कूलों को निकट के स्कूलों में विलय करने और शिक्षक भर्ती को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय से स्कूलों का विकास होगा और साथ ही पैसे की भी बचत हो सकेगी। हालांकि इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये विस्तृत रिपोर्ट है क्या? विद्यालयों के विलय से नीति आयोग को किस लाभ की उम्मीद है और साथ ही इस प्रस्ताव का विरोध क्यों हो रहा है? तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को। तो नीति आयोग द्वारा जारी ये रिपोर्ट सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन यानी SATHE साथी प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसका मकसद स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए 3 रोल मॉडल्स राज्यों की पहचान कर उसका निर्माण करना था। इसके लिए एक विस्तृत चयन प्रक्रिया के बाद झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश को चुना गया। स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रों में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा को लक्ष्य संचालित अभ्यास के माध्यम से बदलकर इन्हें शिक्षा के लिए रोल मॉडल राज्य बनाना इसका उद्देश्य था। विद्यालयों का विलय साथी परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों में से एक है। इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद आए परिणाम और 3 राज्यों से मिले सुझावों को शामिल करते हुए नीति आयोग ने ये हालिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय से स्कूलों का विकास होगा और पैसे की भी बचत हो सकेगी। रिपोर्ट का कहना है कि कई राज्यों में 50% स्कूलों में 60 से भी कम नामांकन है और ऐसे स्कूल उत्पादकता की दृष्टि से कमजोर हैं। इसलिए रिपोर्ट में ऐसे स्कूलों को बड़े स्कूलों में विलय करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट ने चीन का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में समान नामांकित छात्रों के लिए चीन की तुलना में स्कूलों की संख्या 5 गुना ज्यादा है। वहीं स्कूलों के हालात का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कई स्कूलों की अवसंरचना भी खराब है। वहीं कई स्कूलों में प्रिंसिपल की भी कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक ही सभी जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में शिक्षक प्रशासनिक काम भी करते हैं। ऐसे में वो पढ़ाई के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाते हैं। प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश के 35,000 स्कूलों का 16,000 स्कूलों में विलय किया गया। इससे 55% स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी दूर हो गई और इससे पहले सिर्फ 20% स्कूलों में ही प्रिंसिपल थे। इस प्रयोग से बच्चों की संख्या भी बढ़ी और ड्रॉप आउट भी कम हुआ। वहीं रिपोर्ट का दावा है कि भारत में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों का विलय किया जाना चाहिए। कई राज्यों में शिक्षकों के 30 से 50% पद खाली हैं। इस मामले में ग्रामीण इलाकों में रिक्ति अधिक है। जहां इसके लिए शिक्षकों की भर्ती का सुझाव दिया गया है, वहीं कम दूरी वाले स्कूलों को एकीकृत कर बड़े स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए छात्रों को परिवहन सुविधा देने की बात कही गई है, ताकि छात्रों को स्कूलों तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि विद्यालयों के विलय से किस तरह के लाभ की उम्मीद है। तो जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया कि कम नामांकन वाले स्कूलों का सरकार बड़े विद्यालयों में विलय कर रही है। ऐसे स्कूलों को लीड स्कूल कहा जाता है। नीति आयोग का दावा है कि स्कूलों का विलय होने से स्कूल छात्रों के लिए आकांक्षी बन जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार होगा और जिससे विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा। कम नामांकन वाले स्कूलों में जहां शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से ज्यादा है, वहीं ज्यादा नामांकन वाले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त है। ऐसे में अगर कम नामांकन वाले स्कूलों का बड़े विद्यालयों में विलय हो जाता है तो शिक्षकों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इससे स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर करने में मदद मिलेगी। वहीं एक दावा यह भी किया जा रहा है कि स्कूलों के विलय से बुनियादी ढांचा सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी, क्योंकि कम नामांकन वाले स्कूल के बड़े बड़े परिसरों में सिर्फ कुछ ही बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, जबकि कहीं कहीं अवसंरचनागत समस्याएं भी व्याप्त हैं। विद्यालयों के विलय से शिक्षा को और बेहतर किया जा सकेगा और साथ ही रखरखाव पर खर्च भी कम किया जा सकेगा। कम नामांकन या निम्न उत्पादकता वाले स्कूलों को बंद करने से होने वाली बचत को बड़े स्कूलों में लगाया जाएगा। इससे वहां का बुनियादी ढांचा बेहतर होगा और इससे बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर होगी। इसके अलावा अतिरिक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल सुविधाएं, ई लर्निंग एवं सह पाठ्यक्रम सुविधाओं के साथ बेहतर शैक्षणिक वातावरण का विकास होगा। इससे शिक्षकों पर प्रशासनिक बोझ में कमी के कारण शिक्षकों एवं छात्रों के लिए उपलब्ध शिक्षण एवं सीखने के समय में भी सुधार होगा। हालांकि इन तमाम फायदों को देखते हुए भी इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो नीति आयोग भले ही साथी प्रोजेक्ट के तहत किए गए बदलाव के लिए खुद की पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन माता पिता एवं सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल उनका तर्क है कि स्कूलों को बंद करना या विलय करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 व 8 का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उनके पड़ोस के स्कूलों में दी जाएगी। वहीं अधिनियम की धारा 8 में जिक्र है कि सरकार को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा बच्चों के पड़ोस के स्कूल में देनी होगी। कार्यकर्ताओं का मानना है कि विद्यालयों को बंद करने से पहले भौगोलिक बाधाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंद किए गए स्कूलों में ज्यादातर स्कूल पहाड़ी इलाकों के आदिवासी इलाकों में हैं। ऐसे में बच्चों के लिए दूर के स्कूलों में रोजाना जाना आसान नहीं होगा। किसी गांव में स्कूल्स को बंद करने से ड्रॉप आउट दर में वृद्धि होगी, क्योंकि बच्चों के माता पिता दूर जाने को प्राथमिकता नहीं देंगे। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ओडिशा के देवगढ़ जिले के पुडापाड़ा नामक गांव में एक ही प्राथमिक विद्यालय था, जिसका दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण या आदिवासी क्षेत्रों में एक समस्या ये भी है कि वहां ज्यादातर माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं। ऐसे में वो अपने बच्चों को घर के बड़े बुजुर्ग के पास छोड़कर काम के लिए बाहर जाते हैं। गांव में स्कूल के होने से बच्चों का अकेले स्कूल जाना और घर वापस आना सुनिश्चित हो जाता है। अब ऐसे में अगर स्कूल दूर होंगे तो वो बच्चे अकेले यात्रा नहीं कर पाएंगे, और अगर विद्यालय नहीं गए तो पढ़ाई बाधित होगी। बच्चे मिड डे मील से भी वंचित हो जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में साल 2017 से ही स्कूलों का विलय प्रारंभ हो गया, लेकिन कोरोना महामारी के बाद देश में सत्र 2021-22 में सरकारी स्कूलों में एडमिशन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि कोविड आने के बाद लोगों की कमाई में तुलनात्मक रूप से कमी आई, और ऐसे में लोग अपने बच्चों को निजी की बजाय सरकारी स्कूलों में भेजने लगे। इसलिए सरकारी विद्यालयों को इस तरह बंद या समायोजित किया जाना हैरान करने वाला है। दीर्घकाल में विद्यालयों के विलय की प्रवृत्ति जमीनी स्तर पर शिक्षा में निजीकरण को बढ़ा भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में व्यवस्था के प्रति शासकीय उदासीनता के चलते ज्यादातर माता पिता पहले से ही बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय उसकी व्यवस्था को ठीक करे, उसकी अवसंरचना को बेहतर करे, ताकि माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए आकर्षित हों। वहीं नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में सरकारों की विफलता ने भी
माता पिता को निजी स्कूलों की तरफ देखने के लिए विवश किया है। ऐसे में सरकारों को स्कूल के विलय की बजाय शिक्षकों की नियुक्ति पर ज्यादा जोर देना चाहिए। नीति आयोग ने भी अपनी इस रिपोर्ट में 10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि राइट टू एजुकेशन कानून के तहत 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मुहैया कराना सरकार की न केवल नैतिक बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में सरकार को कानून का पालन करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि खस्ताहाल स्कूलों को बंद करने की बजाय इसकी जगह पर पड़ताल करे और उन वजहों को दूर करने के प्रयास करे। विद्यालयों में पानी, शौचालय, खेल के मैदान, बेहतर शिक्षक जैसे संसाधन उपलब्ध कराने के साथ एडमिशन बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। कई दफा ये देखने में आया है कि स्कूल में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने पर वहां एडमिशन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक अब भी देश भर में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की तादाद 60 लाख से ज्यादा है और इनमें से अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसलिए इन इलाकों में स्कूलों को बंद करने की बजाय स्कूलों को और आकर्षित बनाने की जरूरत है। सरकार को समझना होगा कि दूर दराज के पिछड़े इलाकों में जहां स्कूलों के फैलाव की जरूरत है, वहां अगर स्कूल बंद किए जाने लगे तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है। चूंकि स्कूलों को बंद करने की सबसे अधिक कोशिश ग्रामीण इलाकों में ही की गई है, तो अगर वहां स्कूल बंद करके दूसरी जगह विलय किया गया है जो कि अधिक दूरी पर है, तो ऐसे में ज्यादातर बच्चे समायोजित हुए विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी शिक्षा वहीं पर जाकर थम जाएगी। तो ऐसे में सरकार को वैकल्पिक मार्ग तलाशने की जरूरत है। तो व्यूअर्स, चर्चा को समाप्त करते हुए नोट कर लीजिए आज का सवाल। विद्यालय को बंद करने की तुलना में वहां भौतिक सुविधाएं बढ़ाकर उसे आकर्षित बनाने की आवश्यकता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।